सर कल सिंबल्स करी थी ना। हाँ, सिंबल्स हमारे सारे हो गए थे कि कौन कौन से सिंबल जरूर इस्तेमाल होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इसके आगे की प्रोसेस आपके सामने। पहले मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल सिंबल्स या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते क्या है? सर इलेक्ट्रिकल सिंबल्स आर द मतलब स्मॉल टाइप ऑफ सिंबल व्हिच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ डिवाइस। समथिंग इन a device or something in a circuit. और जिससे कि करंट क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। एम आई क्लियर? Yes sir. जिससे करंट फ्लो कर रहा है उस तरीके को, उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? उस अरेंजमेंट को हम नाम दे देते हैं सिंबल्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स या इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ओके, तो सिंबल्स के बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, वो आता है सर्किट डायग्राम। अब ये भी आपको आने चाहिए बनाने। सर्किट डायग्राम आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि ड्रॉ करो सर्किट डायग्राम या चेक करो सर्किट डायग्राम में सर्किट ठीक बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, चेक करनी। एक सेकंड बाद में इसको अब जैसे मान लीजिए आपके पास मैंने कहा आपको एक बल्ब लगाना है, एक बैटरी लगानी है, एक की लगानी है और सर्किट कंप्लीट करना है। आपने कहा ठीक है सर, हमने बल्ब लगाना है तो हमने बल्ब को इस तरीके से बल्ब लग गया। आपने कहा इसके अंदर की लगानी है, ओके की लगा देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। ये तो हो गया सेल। अब एक की लगा देता हूँ। की आप नोटिस करिए, बल्ब अगर जल रहा है यानी बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, सर्किट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? सर्किट कंप्लीट होगा। और सर्किट कंप्लीट होने की पहचान क्या होती है? सर्किट कैसा होना चाहिए? स्विच रेजिस्टर क्लोज होना चाहिए ना? हाँ या ना? सर क्लोज सर्किट। तो इसका मतलब, अच्छा मुझे करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये भी आप जानते हो। ये टर्मिनल कौन सा है? नेगेटिव। ये टर्मिनल नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यहाँ से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, है ना। लेकिन करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा आप जानते हो? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो कलर है ये इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो कलर है ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम आई क्लियर? आया ना? और इसी सर्किट को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं कि ये बल्ब है, ये बैटरी, मगर इस बैटरी में हमने सर्किट कैसा रख दिया? इस बार ओपन कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि आपका ओपन कर दिया मतलब स्विच में करंट फ्लो नहीं हो रहा, स्विच ऑन नहीं है, इसका मतलब समझ रहे हो। तो अगर स्विच ऑन नहीं है तो बल्ब विल नॉट ग्लो। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं। आपको बताएगा इनमें से कौन सा सर्किट गलत है, और क्या दिखा देगा उसके अंदर आपको कि ये बल्ब ग्लो करता हुआ दिखा देगा। सेकंड वाले में सर स्विच क्लोज्ड है। यस, इसमें बल्ब ग्लो कर ही नहीं सकता चाहकर भी, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। एम आई क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज और समझनी है आप लोगों ने। एक इंपॉर्टेंट डायग्राम सिखाता हूँ आपको मैं, जिसमें आपका यूज ऑफ एमीटर, यूज ऑफ वोल्टामीटर, ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दी। इस रेजिस्टर के साथ मैंने आगे जाके ये एक स्विच लगा दिया और स्विच को कर दिया क्लोज्ड, ठीक है। एक बैटरी लगा दी, ये बेसिक काम हो गया, ठीक है। एक साथ में हमें एमीटर लगाना है, और मैंने कहा था एमीटर हमेशा कैसे लगता है? सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या होता है पहले ध्यान समझना। सीरीज का मतलब है अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस की लाइन में ही एमीटर जोड़ दोगे आप, रेजिस्टेंस के साथ ही, ठीक है, यानी कि इन द सेम वायर, सेम लाइन, ये आपने एमीटर जोड़ दिया। लेकिन आप सर एमीटर का फंक्शन क्या होता है? करंट को मेजर करता है बेटा, करंट को। अच्छा। और इसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में कौन सी डिवाइस लगानी होती है? वोल्टामीटर। तो आपने पैरेलल मतलब इसके पैरेलल एक ऐसे वायर का सर्किट लगाया, और वहां पे क्या ज्वाइन कर दिया आपने? वोल्टामीटर। एम आई क्लियर टू ऑल?
हाँ या ना? Yes, sir. अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये करंट फ्लो होगा, ये करंट फ्लो हो रहा है हमारा इस तरीके से, सही है। पॉजिटिव से करंट आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा? पॉजिटिव से करंट आ रहा Yes. है, ये वोल्टामीटर का प्लस माइनस, ये भी प्लस और माइनस। एम आई क्लियर टू ऑल? ये सर्किट समझ आ गया आपको? दिस इज योर बैटरी, दिस इज योर बैटरी, दिस इज योर की विच इज क्लोज्ड, दिस इज योर एमीटर एंड दिस इज योर वोल्टामीटर। क्यों लगाते हैं पलक एमीटर को सीरीज में? वाई एमीटर इज प्लेस्ड इन सीरीज एंड वाई वोल्टामीटर इज प्लेस्ड इन पैरेलल? कोई बताएगा आप में से? सर सर एमीटर एमीटर तो सर मेजर करने के लिए लगाते हैं सर करंट को। दोनों ही मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एमीटर की रेजिस्टेंस कैसी होती है? सर लो लो। लो रेजिस्टेंस होती है, इसीलिए ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस को ये इंक्रीज नहीं करता। ओवरऑल सर्किट रेजिस्टेंस डज नॉट गेट अफेक्टेड, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं वोल्टामीटर की, तो उस केस में क्या होता है? इसकी खुद की रेजिस्टेंस क्या होती है? हाई रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस अगर हाई है तो क्या होगा? अगर रेजिस्टेंस हाई है तो क्या होगा? इट विल इंक्रीज, इफेक्टेड। हाँ, इट विल इंक्रीज the resistance of circuit when connected in सीरीज। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको सीरीज में जोड़ते ही नहीं, इसे हम किस में जोड़ते हैं? पैरेलल में। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सर नोट कर ले। हाँ जी, नहीं मैं टाइम दूंगा नोट करने का, रिकॉर्डिंग में देख लेना आराम से, या करना तो नोट कर लो, चलो साथ साथ, वरना तुम रिकॉर्डिंग में देखते हो और ये भी नहीं करते। तुम देखो सब, ये रिकॉर्ड लिख लो, इसको फटाफट सभी लोग लिखो जल्दी से। सर ये वो सर्किट बनाना है। क्या कह रहे हैं? सर सर्किट भी बनाने ना। सब कुछ ड्रॉ करना बेटा, सब कुछ।
Excuse me, sir. हाँ बेटा, डन। सर हम इस वाले में बल्ब नहीं बन। देखिए जरा आगे, हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे और रेजिस्टेंस के अंदर हमने ये सब चीजें सीख ली कि कहाँ पे किसकी रेजिस्टेंस कौन कौन सी आती है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं जो पता होनी चाहिए हम सभी को। ठीक, तो अगर ये हमें ये कंफर्म्ड है कि कहाँ पर कौन सी चीज आएगी, तो हम बाकी चीजों को आसानी से कर पाएंगे, स्ट्रक्चर को अरेंज कर पाएंगे। स्ट्रक्चर अरेंज हो गया तो बाकी चीजें भी हमारी आसानी से हो पाएंगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इस टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। क्या नाम है टॉपिक का? ओम्स लॉ। और बहुत इजी और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ओम्स लॉ पहला जो हमारा लॉ था जिसने कंडक्टर में कितना करंट फ्लो करता है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, इसके बारे में हमें जानकारी दी। तो ये एक ही सिंपल बात कहता है अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, मतलब फिक्स कर दें, तो कह रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो करंट फ्लो कर रहा होता है, कहाँ पे? किसी भी सर्किट में, फ्लोइंग इन अ सर्किट या इन अ कंडक्टर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। और वो कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है जो कहाँ लगाया जा रहा है? अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, जो कि इसके कोनों पे लगाया जा रहा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एम आई क्लियर? क्या कहा मैंने? तो दोबारा समझा दीजिए। फिर समझाता हूँ। मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें ये करंट फ्लो हो रहा है। ये क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। ये करंट है। तो जितना करंट फ्लो होगा ना, वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा होगा? वो डिपेंड कर रहा होगा इन दो टर्मिनल्स का, इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके ऊपर। देखो ना, इसके पीछे कॉमन सेंस भी तो है। ये मान लो पोटेंशियल डिफरेंस ए है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बी है, तो वीबी माइनस वीए के कारण ही तो चार्ज मूव करता है। कल सिखाया था मैंने आपको। चार्ज मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि दो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर दोनों टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो क्या चार्ज फ्लो करेगा? बोलो एक बार। नहीं सर। चार्ज मूव ही क्यों कर रहा था? क्योंकि डिफरेंस था, है ना? सर और सर एक पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह एक्सप्लेन कर दो शॉर्ट में। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन है। किसका वर्क डन? चार्ज को मूव कराने का। कहां से कहां? एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने के लिए जितना काम किया जाता है चार्ज को मूव कराने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो काम किया जा रहा है, ये काम कहाँ पे किया जा रहा है? ये काम किया जा रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज के मूवमेंट के लिए जितना काम किया जा रहा है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए, उस काम को हम लोग क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी बात समझ आ रही है? अब जरा नोटिस करना एक बात और आप लोग कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। मान लो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हाई था, मोर पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पर लेस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं। क्यों भाई विनायक? कर रहे हैं नहीं कर रहे? ताकि पोटेंशियल डिफरेंस को मोर सर VA से VB तक वो जा रही है, मतलब करंट ऐसा फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, वर्क डन हो रहा है। हाँ। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो एक बात हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा? ऑटोमेटिकली करंट फ्लो करेगा ना? यस सर। सही है ना? तो इसका मतलब जो इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। और इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो करेंगे डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? इन दोनों के बीच में जितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। विनायक, एम आई क्लियर? यस सर। चलो आगे की बात करते हैं। तो ये लॉ याद हो गया आप लोगों को। उसने कहा टेम्परेचर क्या रखो? कांस्टेंट रखो। टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रखो? क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते रहोगे ना
तो इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी। और ये भी हो सकता है कंडक्टर की लेंथ गर्म होने की वजह से लंबी हो जाए। तो दोनों चीजें पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी और दूसरा कंडक्टर की लेंथ में वेरिएशन आ सकती है, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ करंट में डिफ्लेक्शन आ सकता है। इसीलिए हमने क्या किया, पहली चीज क्या कर दो, टेम्परेचर को ही कांस्टेंट कर दो। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर? पोटेंशियल डिफरेंस के। और व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? बेसिकली काम। कौन सा काम? जो एक चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने के लिए किया जा रहा है। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ आ गई अच्छे से? सर जो ये स्टेट करा हुआ है ये ओम्स लॉ है ना? जी जी, इसको चाहे तो लिख लो आप लोग। ओम्स लॉ होता क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर amount of current flowing in a conductor is directly proportional to potential difference applied across its two ends। across मतलब समझ रहे हो ना आप लोग कि ये जो कंडक्टर है इसी के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसी की वजह से क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, और इसी को बोलते हैं हम लोग ओम्स लॉ। Am I clear to all? Yes, sir. चलिए, ओम्स लॉ से एक फॉर्मूला निकल के आया। उसने कहा, अब ये पढ़ा था आप लोगों ने कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। अभी तो निकाला आप लोगों ने कि पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं R। V इज इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पे R कहलाती है बच्चों आप लोगों की रेजिस्टेंस, और I क्या कहलाता है आपका? करंट, और V क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है V? पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर्मूला क्या बन गया? V इज इक्वल्स टू आई आर, या फिर I इज इक्वल्स टू V बाय R। ये ओम्स लॉ चल रहा है बेटा। सर हाँ वो तो पता है सर, कैसे बना V प्रोपोर्शनल टू I? व्हाट इज प्रोपोर्शनलिटी? मतलब डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली डिपेंड करता है। अभी तो आपने मैंने समझाया ना पूरी प्रोसेस आपको कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है हाँ उसकी सर। वजह से तो करंट फ्लो हो रहा है। हाँ सर। सर I करंट का सिंबल और V पोटेंशियल डिफरेंस का। यस। और जैसे ही इस साइन को हटाते हैं, इस कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट को लाना होता है, और वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? R। R क्या है हमारा? रेजिस्टेंस R। रेजिस्टेंस है। तो ये फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल्स टू आई आर, या फिर I इज इक्वल्स टू V बाय R। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सभी को समझ आ गया? चलिए आगे की बात। तो अगर मैं ये कह दूं कि जो करंट, इससे रिलेशन निकाली, तो हमने क्या कह दिया? जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। हाँ है ना? क्यों बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. पहला पॉइंट। और अगर बात करूं करंट और रेजिस्टेंस में, तो बताओ इनमें क्या रिलेशन आ रही है? डायरेक्टली, इनवर्सली? Sir, directly. इनवर्सली। जब भी आपका रेसिप्रोकल आता है ना कोई भी चीज, तो उसको इनवर्स कहते हैं। तो करंट और रेजिस्टेंस क्या है? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए। Yes. यस सर। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो आगे की बात सुनिएगा। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने वाला हूं, और ये पॉइंट आपको याद भी करना अच्छे से। कहता है, अगर नोट लिखे, नोट फॉर्म में,
कह रहा अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज ट्रिपल्ड, अगर मैंने इसको ट्रिपल कर दिया V को, तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा करंट पे? बताओ करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? अभी पढ़ाया बिल्कुल। होएगा करंट अक्रॉस दी current in the conductor will also get tripled, will also get tripled। जितना वो बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, तभी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आया ना? हाँ सर। और अगर V across the end of conductor is half, इसे हमने क्या कर दिया, इसे आधा कर दिया, तो क्या होगा I across the end of conductor is also। ये कितने लोगों को बात समझ आ गई? हाँ या ना? Yes, sir. लेकिन इसका उल्टा, अगर मैं रेजिस्टेंस को डबल कर दूं, इफ रेजिस्टेंस इज डबल, तो बताओ करंट क्या हो जाएगा? So 1/2 times. वेरी गुड, विल गेट हाफ। और इफ रेजिस्टेंस इज हाफ, सर ये कुछ समझ नहीं आ रहा। मैथ्स नहीं आती बेसिक? Sir, it देखो, will be 2 times. I और R में क्या रिलेशन है? इनवर्सली। I और V में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली। अगर ये 3 गुना हुआ तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, ये आधा हुआ तो ये भी आधा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, R को डबल कर दिया। अब मैंने, सुनो ध्यान से खाली, अब माइक मत ऑन करो, R को मैंने डबल कर दिया, तो अगर R डबल हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो रहा है, 1/2 टाइम्स हो गया ना। I कितना हो गया पहले कंपैरिजन में? पहले कंपैरिजन में I कितना था हमारा, दिख रहा था 1, अब कितना हो गया I? 1/2। I आधा हो गया ना, लेकिन रेजिस्टेंस कितनी हो रही है सर 2R। समझ आ रही बात कि रेजिस्टेंस के डबल करने पे I क्या हो गया, क्योंकि इनवर्सली है ना, इनवर्स मतलब 1/। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया? अब डाउट तो नहीं कोई? नहीं सर। म्यूट करिए अपने आप को काफी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, कहता है कि किसी भी सर्किट के अंदर जो कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस है उसका मतलब क्या है, पहले तो ये बताइए हमें रेजिस्टेंस क्या होती है। तो इसी को हम लोग अब स्टडी करेंगे, रेजिस्टेंस क्या चीज है। तो हेडिंग हो गई रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। मैंने आपको एक सिंपल सी भाषा में बताया था, रेजिस्टेंस बेसिकली वो पाथ है जो करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है। ठीक है ना, और होता रेजिस्टेंस किसके अंदर है? डिक्रीज। रेजिस्टेंस होता कंडक्टर के अंदर ही है, तो हम क्या कहेंगे, ये बेसिकली प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच, ये क्या कर रहा है, इट अपोजेस, ये अपोज कर रहा है। किसको अपोज कर रहा है? इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? सर ये आपने लिखवाया था पहले भी। यस यस, याद आ गया? तो अगर मैं आपसे कहूं कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस चीज पे करता है, ऑन व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स, तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन A part length, B part thickness,
सी पार्ट नेचर ऑफ मटेरियल, डी पार्ट टेम्परेचर। मेरी बात समझ आ रही है? रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे कर रही है, ध्यान रखिएगा, लेंथ पर डिपेंड कर रही है, थिकनेस पर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंड कर रही है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रही है। ये रेजिस्टेंस की के बारे में हमारी इंपॉर्टेंस या रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी इन चीजों पर होती है। ठीक है, आप किसी ने पूछा रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, निकाल सकते हैं क्या हम? हाँ निकाल सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ना बच्चों, वो ओम होती है। क्या यूनिट है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इसको ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, लेकिन निकालना हो तो कैसे निकालोगे? R is equals to V upon I. What is the unit of V? Volt. What is the unit of I? Ampere. तो रेजिस्टेंस की यूनिट वोल्ट पर एम्पियर भी हो सकती है। Am I clear to all? वोल्ट Yes. पर एम्पियर लिख दो रेजिस्टेंस की यूनिट को, या रेजिस्टेंस की यूनिट को ओम लिख दो, दोनों ही करेक्ट है। लेकिन ज्यादा जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, ऐसा यूनिट की बात करते हैं ना, तो वी यूज ओम एज अ मेजर यूनिट। तो ओम हमारी रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, अब ये बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है? बोर्ड ने पूछा डिफाइन 1 ओम, आपसे कहा कि 1 ओम को डिफाइन करो। 1 ओम। अब डिफाइन करना और भी हलवा चीज है। कैसे? जब डिफाइन करते हो ना तो बस ध्यान रखना, फॉर्मूला याद कर लो। मुझे 1 ओम लाना है, तो ऑब्वियसली बात है मैथ्स के हिसाब से ये भी कितना होगा 1 और ये भी कितना होगा 1, है ना? तो अब क्या लिखने वाले हो? 1 ओम वो रेजिस्टेंस, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। 1 ओम क्या है? रेजिस्टेंस है किसकी? कंडक्टर की। सच Yes. दैट जब मैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊं, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट मैं अप्लाई कर रहा हूं, इज अप्लाइड अक्रॉस, कहां पे लगा रहे हो? इज अप्लाइड अक्रॉस कहां? टू इट्स एंड्स and a current of 1 ampere flows through it. बहुत आसान काम। क्या कहा मैंने? कब आएगा 1 ओम? 1 ओम तब आएगा जब आपकी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट होगा, करंट कितना होगा आपका? 1 एम्पियर। मैथ्स थोड़ा सा यूज कर लो। यहाँ पे अगर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 लानी है तो ऑब्वियसली बात है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रेशियो भी 1:1 का होना चाहिए। तो मैंने कह दिया ये 1 तब आएगा जब, आसान तरीके से, कि जब पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट का होगा और जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो भी कितना होगा? 1 एम्पियर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 ओम रेजिस्टेंस। एम आई क्लियर टू ऑल? सर एक बार दोबारा Yes. एक्सप्लेन कर। मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आप दिमाग लगाओ और बताओ क्या कहा मैंने इसमें। एक बार तुम दिमाग लगाओ। काव्य, सर आपने कहा कि अगर हमें 1 ओम निकालना है